हेलो बेटा। सो इन द लास्ट 2 वीडियोस बेटा जी हमने खत्म किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हमने बातें की थी बेटा जी अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल और हमने बातें की बेटा जी अबाउट द फर्टिलाइजेशन। नाउ हमारा अगला टॉपिक आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होगा, मतलब अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया 10th में, बट चलो थोड़ा सा एक ऑफ द नॉलेज के लिए उसकी बातें कर लेते हैं। क्या कुछ बातें करते हैं। आपने कहा सर हमारे एम्ब्रियो जंक्शन पे जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए तो स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट, जो कि यूनिसेलुलर है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसमें शुरू होता है बेटा जी सेल डिवीजन, और मैं कहूँगा क्या प्रोसेस शुरू होता है बेटा जी यहाँ पे माइटोसिस। अब इस प्रोसेस का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे क्लीवेज। क्या नाम होता है बेटा जी? क्लीवेज। क्या डिफरेंस इतना समझ के देखिएगा। आपने कहा सर ये एग था और इसमें मेल की गैमेट की एंट्री होती है और ये बन जाता है जाइगोट। ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस बैठा हुआ है। एग के बाहर जो बेटा प्रोटेक्टिव कवरिंग थी उसका नाम होता है बेटा जोना पेलुसिडा। वो एज इज इंटैक्ट फॉर्म में है। तो आपने कहा ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो है बेटा जी यहाँ पे जोना पेलुसिडा। ये बेटा जी नॉन सेलुलर, मतलब ये केमिकल्स की बनी होती है और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सेल में जहां से इसको घुसाते हैं इसे वापस से बना लेता है बेटा जी यहाँ पे। और ये रेगुलर टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग है। आप कह सकते हो ये बेटा जी कि यहाँ पे आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब एक बात को समझने वाले सर जाइगोट बन गया तो जाइगोट के अंदर भी जोना पेलुसिडा बैठा हुआ है, तो इसका रोल क्या है? तब इसके रोल को समझ के देखो बेटा जी। अब मैंने कहा यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा। इस टाइम पे बाहर ये जोना पेलुसिडा एज इट इज बैठा हुआ है, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा जी? जोना पेलुसिडा एज इट इज मेंटेन फॉर्म में होगा, बट अंदर से जाइगोट डिवाइड होगा बेटा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे सेल्स बन जाएंगे बेटा जी 2। तो आपको इस तरह से डिवीजन हो गया और ये बन गया 2 सेल स्ट्रक्चर। या हम इसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर बन गए बेटा जी 2 यहाँ पे। फिर आपने कहा सर फिर दोबारा डिवीजन हुआ, फिर ये एज इट इज जोना पेलुसिडा बैठा हुआ है, इसके अंदर से फिर डिवीजन होगा। तो मैं कहूंगा भाई सेल बन जाएंगे 4। यहाँ पे 4 सेल स्ट्रक्चर। ऐसी प्रोसेस आगे बढ़ेगा बेटा। तो आप कहोगे सर जोना पेलुसिडा एज इट इज बैठा हुआ है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे बेटा जी 8 सेल। ऐसे ही बेटा जी फिर डिवीजन होगा और मैं कहूँगा बेटा जब इसके अंदर ये मास ऑफ द सेल बैठा हुआ है, ये डिवीजन होते जा रहे तो मैं कहूँगा अब बन जाएगा बेटा जी। पहले बनेगा 16 सेल, फिर बनेगा बेटा जी 32 सेल स्ट्रक्चर। तो ये जाइगोट जो कि एक ही सेल का था, मैं इस लेयर का नाम हटा रहा हूँ बेटा जी। ये जाइगोट था जो बेटा जी एक ही सेल था, उसमें लगातार डिवीजन होता जा रहा है और बन गया 16 to 32 सेल का स्ट्रक्चर। बट एक बात को समझ के देखो, एज इट इज जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है, तो मैं कहूंगा ड्यूरिंग द क्लीवेज द सेल साइज ग्रेजुअली डिक्रीज। पॉइंट याद रखना है बेटा, सेल साइज डिक्रीज। जैसे जैसे सेल जाइगोट अपने आप को डिवाइड करता जाएगा, यहाँ पे सेल्स का साइज छोटा होता जाएगा और बेटा जी बाहर ये टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बैठी हुई है, नाम है बेटा जी उसका यहाँ पे जोना पेलुसिडा। आप कहोगे सर अगर साइज छोटा होता जा रहा है फिर बच्चा डेवलप कैसे होगा यहाँ पे? तो जोना पेलुसिडा टूट नहीं रहा है। तो मैं कहूँगा जोना पेलुसिडा का ना टूटने का कारण है बेटा जी, क्योंकि आप बात बताइएगा फर्टिलाइजेशन जो हुआ था, जाइगोट की फॉर्मेशन जो हुई है बेटा जी वो कहाँ पे हुई है? तो आप कह सकते हो form at
इंफुला, स्प्रिंग जंक्शन। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्वेश्चन, क्लीवेज की साइट क्या है, तो आप कह सकते हो बेटा जी ओकर विद इन फैलोपियन ट्यूब। ये सारा काम फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। अब सोचो अगर बेटा जी ये जोनल प्रोसीजर ना होती तो इसकी जो स्टिकी सेल्स है बेटा जी, जो प्लेसेंटा बनाती है और जो इम्प्लांटेशन करेंगे बेटा जी, वो कहीं बेटा जी फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन ना हो जाए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा बाहर बैठे थे जोना पेलोसीडा। अब ये जो स्ट्रक्चर, अब अगर स्ट्रक्चर की बात करते तो मैं कहूंगा जाइगोट से यहां तक का जो स्ट्रक्चर बना बेटा जी, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा जी मोरूला। कोई पूछे आपसे कि सर मोरूला का मतलब क्या होगा, इट्स लुक लाइक मलबरी, ये मलबरी के जैसा लगता है, दैट्स व्हाई हमने कहा इट्स ए मोरूला। इट्स ए सॉलिड मास ऑफ सेल, मतलब यहां कोई केविटी नहीं है, कॉम्पैक्ट पैकिंग है, सॉलिड मास ऑफ सेल्स कितना 16 to 32। अब इसके बाद क्या होता है, ये सेल्स, ये डिवीजन होते होते जो मोरूला ये नियर बाई ऑफ द बेटा यूट्रस पहुंच चुका है, तो वहां पे क्या होगा, आप ही कहते हो सर ये सेल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगी और डिफरेंशिएट करके डिवीजन चल रहा है बेटा जी। सर कुछ सेल्स ने तो क्या किया, अपने आप को पेरिफेरी पे अरेंज कर लिया, और सर कुछ सेल्स ऐसे आपके अरेंज हो गई एक केविटी, और सर बीच में बन गई लिक्विड फिल्ड केविटी। इस केविटी का नाम होता है बेटा जी ब्लास्टोसील। ये जो बाहर लेयर है बेटा जिसका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो मास ऑफ द सेल है बेटा जिसका नाम होता है यहाँ पे इनर सेल मास। और बेटा जी बाहर जो जोना पेलोसीडा है इसका शुरू हो जाता है बेटा जी ब्रेक डाउन। उसका ब्रेकडाउन शुरू हो गया। इसका पर्पस क्या है कि भाई ये सब काम हो रहे थे विद इन द फैलोपियन ट्यूब, और अब बच्चा जी ये जो एम्ब्रियो बन रहा है बेटा जी पहुंच चुका है नियर बाई ऑफ द यूट्रस। तो मैं कहूंगा अब जोना पेलोसीडा बेटा जी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है, और ट्रोपोब्लास्ट, मैं फंक्शन की बात करता हूं सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट हेल्प इन implantation of embryo within endometrium। ये वो फैगोसाइटिक सेल है बेटा जी जो हेल्प कर रही है बेटा जी इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो विद इन द एंडोमेट्रियम। तो ये नाम याद रखना है, ट्रोपोप्लास्ट वो लेयर ऑफ द सेल से जो हेल्प करती है इम्प्लांटेशन में। Inner cell mass are embryonic stem cell। बच्चा ये है आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो बेटा जी आगे जाके डेवलप होगी बेटा जी फीटस में, मतलब आगे जाके जो पूरा बच्चा बनना है वो किससे डेवलप होगा बेटा जी आपका यहाँ पे पूरा डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स वगैरह बनेगा, पूरा बच्चा जो डेवलप होगा बेटा जो डेवलप होगा यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो आप कह सकते हो दे गिव राइज टू द एम्ब्रियो और द फीटस और द बेबी। छोड़ो क्या लिखना, ओके। ये बेटा जी क्या है, लिक्विड फिल्ड केविटी है जिसको हमने नाम दिया यहाँ पे ब्लास्टोसील। अब कोई पूछे आपसे व्हाट इज द रोल ऑफ जोना पेलोसीडा, इस जोना पेलोसीडा का फंक्शन क्या है जाइगोट में, तो आप एक लाइन बोलोगे बेटा जी प्रिवेंट implantation of embryo at improper site or within fallopian
ट्यूब, कहीं बच्चा फैलोपियन ट्यूब में ही इंप्लांट ना हो जाए, इस चीज से प्रिवेंट करने का काम बेटा किसने किया? यहाँ पे आपका जोना प्रेसिडा ने किया। जैसे ये फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करेगा बेटा जी आपके पहुंचेगा यूट्रस में, जोना प्रेसिडा का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ट्रोपोप्लास्ट बेटा जिसकी हेल्प करेगी कोई एंडोमेट्रियम में अपने आप को क्या कर ले, इंप्लांट कर लेता है। एंडोमेट्रियम वो न्यूट्रिटिव लेयर है जहां बच्चा इंप्लांट होने वाला। आपको अक्सर इंप्लांटेशन का मतलब क्या है? तो मैं कहूंगा द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, धस जाएगा किसमें बेटा जी? यूट्रस में। उसको धसाने में हेल्प कौन कर रहा है बेटा जी? यहाँ पे ट्रोपोप्लास्ट कर रहा है, ये फंक्शन समझ रहा है। तो मैं कहूंगा ये स्ट्रक्चर जो है बेटा जी ये कहलाता है ब्लास्टुला, या इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, या कह सकते हैं बेटा जी ब्लास्टुला, या इसे कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट। मैं ये नाम भी लिख देता हूं उसका बेटा जी। तो समझिएगा बेटा जी जो होलो मास ऑफ द सेल है, होलो मतलब जहां पे केविटी बनी हुई है, जहां पे इनर सेल मास है, जहां पे डिफरेंशिएशन होकर ट्रोपोप्लास्ट बन गया, मैं कहूंगा ये स्ट्रक्चर है बेटा ब्लास्टोसिस्ट। और जहां पे जस्ट एक सॉलिड मास ऑफ सेल और अनडिफरेंशिएटेड सेल है मेरे भाई, वो है बेटा जी मोरुला। ये सारा काम होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो कोई आपसे पूछे नेम द स्ट्रक्चर व्हिच गेट इंप्लांटेड विद इन द यूट्रस, तो याद रखना बेटा जी ब्लास्टोसिस्ट इज द स्ट्रक्चर दैट गेट इंप्लांटेड विद इन द यूट्रस। एक मिनट रखना बेटा, लाइट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो मैं कहूंगा बेटा ब्लास्टोसिस्ट गेट इंप्लांट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, विच स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो गेट इंप्लांटेड, तो आपको बताना है ब्लास्टोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है जो इंप्लांट होगा बेटा यूट्रस में, मोरुला कभी इंप्लांट नहीं होता। क्या स्ट्रक्चर इंप्लांट होता है? ब्लास्टोसिस्ट होता है। क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट में? ट्रोपोब्लास्ट होता है, इनर सेल मास होता है। तो पूछे प्लेसेंटा फॉर्मेशन जब होगा तो कौन सी लेयर बनाएगी? तो कहोगे ट्रोपोब्लास्ट बनाएगी, क्योंकि यही है जो इंप्लांटेशन में हेल्प कर रहा है बेटा जी। आप ये कहते हो यहाँ पे इनर सेल मास वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ओके, ये सब बात आ गई। अब मैं इसी स्ट्रक्चर से आगे शुरू करता हूँ। सुनिएगा बेटा, मैंने कहा बेटा जी यहां पे आगे कार्रवाई होती है तो क्या होता है बेटा जी? इनर सेल मास सेल स्टार्ट डिफरेंशिएशन, and form थ्री जम लेयर। कौन कौन सी बेटा जी यहाँ पे? आपका उससे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। तीन जम लेयर का स्ट्रक्चर बनेगा। आप कहोगे क्या बनेगा? मैं कहूंगा यहाँ बेटा जी बन जाएगा एक्टोड्रम, मेसोड्रम और आप कहते हो एंडोड्रम। अब सिंपल सी लाइन बोलोगे बेटा जी। और अच्छी बात अगर करूं यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है बेटा, ये डिफरेंशिएट होके बन जाएगा बेटा जी गैस्ट्रुला, मतलब स्ट्रक्चर विद थ्री जम लेयर। स्ट्रक्चर विद द थ्री जम लेयर क्या है बेटा जी? गैस्ट्रुलर। ये किससे बना बेटा जी? आपका यहाँ पे ब्लास्टोस। तीन नाम मैंने बताया बेटा जी, मोरुला सॉलिड मास ऑफ सेल, गैस्ट्रुला सॉरी मोरुला सॉलिड मास ऑफ सेल जो लुक लाइक इन मलबरी, ब्लास्टुला जिसमें बेटा जी ब्लास्टोसील बन जाता है, इनर सेल मास बन जाता है, ट्रोपोप्लास्ट बन जाता है। अगला वर्ड आता है बच्चा गैस्ट्रुला जिसमें तीन जम लेयर बन गई। और एज यू ऑल नो हम ट्रिप्लोप्लास्टिक है, हमारी पूरी बॉडी डेवलप होगी किसके यहाँ पे बेटा जी? आपका यहाँ पे इस जम लेयर से। तो मैं कहूँगा इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा बेटा जी? ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, और बच्चा बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ओके, ये सब बातें होगी, छोटी छोटी बातें आपको जाननी है।
जो बातें आपके लिए पेपर में काम आ सकती हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा जी, गैस्टेशन पीरियड। सुन लेते हैं इसको, गैस्टेशन पीरियड। जायगोट बनने से लेके और डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड है बेटा जी वो कहलाता है गैस्टेशन पीरियड। मतलब टाइम पीरियड फ्रॉम द जायगोट फॉर्मेशन टू दी बेबी बर्थ, जब तक कि बच्चे का जन्म ना हो जाए, जितने दिन तक वो माँ के पेट में रहेगा वो पीरियड कहलाएगा बेटा जी गैस्टेशन पीरियड। और हमारा गैस्टेशन पीरियड होता है बेटा जी 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। ये है हमारा बेटा जी एग्जैक्ट गैस्टेशन पीरियड। मतलब जायगोट बनने से लेके यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेके बेटा जी और आपका बेबी बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है बेटा जी वो कहलाता है यहाँ पे आपका गैस्टेशन पीरियड। ओके, अब वर्ड आता है बेटा जी प्लेसेंटा। तो बेटा जी जो ट्रोपोप्लास्ट थी उसका, और मैं कहूंगा बेटा जी यूट्रस की एंडोमेट्रियम का ऐसे इंटरडिजिटेशन हो जाता है और ऐसा बेटा जी कनेक्शन बन जाता है बिटवीन द फीटस एंड द बेटा जी आपका यहाँ पे मदर के यूट्रस। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि सर ये मदर का यूट्रस है, आप कह सकते हो सर ये है सॉरी डिस्टल पेरिटोनियम नाम कह सकते हो, पेरीमेट्रियम। सर इसके बाद इनरमोस्ट लेयर में जो सेकंड लेयर थी उसका नाम था मायोमेट्रियम। अब अगला वर्ड बोल सकते हो सर इस तरह से, यहां पे एक हाईली थिक लेयर है, उस लेयर का नाम था बेटा जी एंडोमेट्रियम। ऐसी लेयर का नाम था बच्चा यहाँ पे एंडोमेट्रियम। ओके, आपने कहा ये है सर एंडोमेट्रियम। अब होता क्या है बेटा जी, ये यहाँ पे सपोज कीजिएगा बच्चा है, ये उसके अंदर से बेटा जी अमेरिकन कोड निकला, अब ये जो कनेक्शन बन गया ना बेटा जी, इस कनेक्शन का नाम है बेटा जी प्लेसेंटा। ये क्या है बेटा जी आपका एम्ब्रियो है, ये है बेटा जी यूट्रस। तो मैं कहूंगा यूट्रस और आप कहोगे एम्ब्रियो। तो मैं क्या बोलूं, प्लेसेंटा क्या है, इंटर डिजिटेशन बिटवीन एंडोमेट्रियम of uterus and trophoblast of embryo to form a connection between mother womb यानी कि यूट्रस एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस, कुछ भी कर सकते हो। ये जो इंटरडिजिटेशन हो गया बेटा जिनके बीच में, जिसकी वजह से कनेक्शन बन गया माँ के यूट्रस में और बेटा जी आपके यहाँ पे डेवलपिंग फीटस में, ये जो कनेक्शन है बेटा जी क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा। तो याद रखना है प्लेसेंटा में बच्चे की साइड से जो चीज यूज हुई है बेटा जी वो है आपका यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट। अब ये बच्चा भी तो कनेक्टेड है बेटा जी इस यूट्रस से, तो मैं कहूंगा ये होता है बेटा जी यहाँ पे एम्ब्रिकल cord. These are the blood arteries that connect the embryo to the placenta. इस एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम कौन कर रही है बेटा जी, यहाँ पे एम्ब्रिकल कोड कर रही है। ओके, अब पेपर में क्वेश्चन क्या आते हैं,
What are the different role that are played by the placenta? Placenta के क्या क्या रोल है, उन रोल्स की बातें की जाती है। तो आप सबसे पहले बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बच्चे के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जब CO2 बन रही है तो वो जा रही है बेटा जी माँ में, और माँ से बेटा जी O2 जो आएगी बच्चे में, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा थ्रू द प्लेसेंटा होगा। पहला काम बेटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन, माँ के ब्लड में जो डिजोल्व न्यूट्रिएंट है बेटा जी वो बच्चे के पास आएंगे थ्रू दी प्लेसेंटा आएंगे, तो मैं कहूंगा न्यूट्रिशन आएंगे बेटा। थर्ड बेटा जी रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, दैट इज बच्चे का जो एक्सक्रीशन होगा वो भी थ्रू दी प्लेसेंटा होगा। चौथा बेटा एक्ट एज बैरियर, याद रखना ऐसा कभी नहीं होता है कि माँ का और बच्चे का खून कभी कांटेक्ट में आए बेटा, उनके बीच में प्लेसेंटा काम करते हैं एक बैरियर का भी बेटा, ताकि माँ के अगर ब्लड में कोई ऐसी टॉक्सिक चीज है या कोई वायरस या कोई पैथोजन है बेटा तो वो बेटा जी इजिली बच्चे के कांटेक्ट में ना आ सके और बच्चे को खराब ना कर सके, तो उनके बीच में जो बैरियर का काम करता है वो भी काम करता है बेटा जी यहाँ पे आपका प्लेसेंटा। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा प्लेसेंटा बिहेव एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और बेटा जी इससे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं लाइक HCG, फुल फॉर्म ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिक। मैं बेटा सिर्फ हार्मोन्स के नाम बता रहा हूं, उनके रोल में मत घुसना क्योंकि आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, फिलहाल सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं। प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब निकालता है बेटा जी। और बोल सकते हैं यहाँ पे थायरोक्सिन भी निकालेगा, कोर्टिसोल भी हार्मोन निकलते हैं। These are the different hormones that help in maintenance of the pregnancy। तो मैं सिंपल सा कहूंगा बेटा जी एंडोक्राइन ग्लैंड टू मेंटेन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए किसी भी हार्मोन का लेवल बढ़ाना होगा फीमेल की बॉडी में, तो वो एडिशनल हार्मोन निकालने का सारा काम क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे प्लेसेंटा करेगा। तो दीज आर द डिफरेंट रोल दैट आर प्लेड बाय द प्लेसेंटा। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि चीजें आपके लिए दोबारा से क्लियर हो जाए। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आज के टॉपिक में, आज हम बेटा जी बातें कर रहे हैं आपसे कि जाइगोट जो बना एंडोप्लाज्मिक जंक्शन पे, उसमें प्रोसेस शुरू होगा क्लीवेज का, मतलब वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, बट यहाँ पे सेल का साइज लगातार डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है बेटा जोना पेलोसीडा। तो आप ये कहते हो सिर्फ वहां पे वो कैच करेगा, मैं कहूँगा एक सेल से 2 बनेगा, 4 बनेगा, 8 बनेगा, 16 बनेगा, 32 बनेगा, एक सॉलिड मास ऑफ सेल बनेगा बेटा, उसका नाम होगा मोरूला। फिर उसमें बेटा जी केविटी बनेगा, उसका नाम होगा ब्लास्टोसील, और वहाँ पे सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करके 2 तरह की सेल्स बनेगी। एक सेल होंगी जो पेरिफेरी पे लग जाएंगे, एक वो होंगी जो बेटा जी एक साइड में बैठी होंगी। जो पेरिफेरी पे है बेटा जी वो है ट्रोपोब्लास्ट, जो बच्चे को इम्प्लांट करने में विद इन द एंडोमेट्रियम में हेल्प करेगी, और आगे जाके प्लेसेंटा जो बनेगा वो भी बेटा जी ट्रोपोब्लास्ट बनाएगा। इनर सेल मास है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जिनसे पूरा बच्चा आगे जाके डेवलप होगा। तो मैं कहूंगा अब इस ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स का डिफरेंशिएशन होगा और 3 जर्म लेयर बन जाएंगे बेटा, एक्टोम, मेजर, एंडोड्रम। तो मैं कहूंगा वो स्ट्रक्चर जिसमें 3 जर्म लेयर है ना मेरे भाई, वो है गैस्ट्रुला। अब आपको एक वर्ड बोला गैस्ट्रेशन पीरियड, तो उसको गैस्ट्रुला से लिंक मत करो। गैस्ट्रेशन पीरियड का मतलब है बेटा जी फर्टिलाइजेशन से लेके बेटा जी और बच्चे की बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है बेटा जी वो कहलाता है गैस्ट्रेशन पीरियड, जो हमारा कितना होता है 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। पॉइंट आता है सर फिर क्या होगा, मैं कहूंगा प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को समझाया मैंने आपको कि ऐसे बच्चे की तरफ से ट्रोपोब्लास्ट ऐसे बेटा जी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है और ऐसे माँ के एंडोमेट्रियम में दोनों आके बेटा जी ऐसे धस जाते हैं आपस में। ये जो इंटरडिजिटेशन होता है बेटा जी, ये जो कनेक्शन बनता है बच्चे में और माँ में, इस कनेक्शन का नाम क्या है मेरे भाई यहाँ पे प्लेसेंटा। इसके थ्रू क्या होगा,
बच्चा न्यूट्रिशन लेता है इसी प्लेसेंटा के थ्रू, माँ के खून से। अपनी मेटाबॉलिक वेस्ट को बेटा जी माँ के खून में देने का काम करता है, गैसेस का एक्सचेंज होने का काम करता है। कोई टॉक्सिक चीज अगर माँ के ब्लड में तो कहीं वो बच्चे के खून में ना मिल जाए तो मैं कहूँगा माँ के और बच्चे के खून के बैरियर का काम भी कौन कर रहा है यहाँ पे, प्लेसेंटा कर रहा है। अब अपने कहिए हार्मोन्स भी रिलीज करता है तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है, और इस प्लेसेंटा से बच्चे का जो अटैचमेंट हो रहा है वो कर रहा है बेटा जी यहाँ पे अम्बिलिकल कोर्ड। तो कोई पूछे आपसे अम्बिलिकल कोर्ड क्या है, तब सिंपल कहना इट्स ए ग्रुप ऑफ द ब्लड आर्टरीज दैट कनेक्ट द फीटस विद द प्लेसेंटा। दैट्स इट। ये था आपका प्लेसेंटा का टॉपिक। अब वर्ड आता है बेटा जी बेबी बर्थ के लिए साइंटिफिक वर्ड यूज होता है, उस वर्ड का नाम बेटा जी यहाँ पे पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन, इसको मैं क्यों आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पे हार्मोन्स की बात करूंगा कि नेम द डिफरेंट हार्मोन दैट आर इन्वॉल्वड इन द पास्चुराइजेशन। तो याद रखना बेटा जी हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पढ़ा था आपने, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता ऑक्सीटोसिन बेटा जी। ये बेटा जी मायोमेट्रियम यानी कि आपके स्मूथ मसल्स को बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेबी को बर्थ करवाता है। एक और हार्मोन की बात करते हैं बेटा जी यहाँ पे रिलैक्सिन। ये क्या करता है, पेल्विक डल, ये जो बोन्स है बेटा जी आपके पेल्विक डल को रिलैक्स करके बेटा जी बेबी बर्थ में क्या करता है, ये भी हेल्प करता है। तो दो हार्मोन्स के नाम याद रखना है यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन एंड द बेटा जी रिलैक्सिन आर द टू हार्मोन दैट हेल्प इन द बेबी बर्थ। ओके, ये सब बातें आपको मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ाई थी बेटा जी कि बर्थ को सिक्रीट करने वाला जो हार्मोन है वो भी बेटा जी ऑक्सीटोसिन है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। बट मिल्क फॉर्मेशन करवाने वाला हार्मोन कौन है बेटा जी, प्रोलैक्टिन। तो वो मेमोरी ग्लैंड के अंदर बेटा जी मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क के फॉर्मेशन को रेगुलेट करेगा। ये सब बातें हो गई। तो पास्चुराइजेशन में इन्वॉल्व होने वाले दो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और बेटा जी आपका यहाँ पे रिलैक्सिन। ये बातें आपको याद रखनी है। अब अगला टॉपिक क्या आता है, हमारा टॉपिक का नाम दिया एनसीईआरटी बुक में बेटा जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो कोई पूछे आपसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू द WHO के अकॉर्डिंग बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग किसी भी ह्यूमन बीइंग का मेंटली, सोशली, बिहेवियर वाइज, इमोशनल वाइज वेल बीइंग होना इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल और हेल्दी है तो मतलब हम हेल्दी है, नो। एक रेपिस्ट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है क्योंकि वो मेंटली वेलबींग नहीं है, वो सोशली वेलबींग नहीं है। तो मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है बेटा जी यहाँ पे मेंटली, सोशली, स्ट्रक्चर वाइज एंड फंक्शनली एंड इमोशन वाइज वेलबींग होना इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और हमारे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं बेटा, वो है यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब रैपिड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब क्यों, तो आप एक लाइन बोलते हो सर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो दो फैक्टर पे काम करता है। क्या उसका फॉर्मूला है, बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट। अब एक पॉइंट को समझो, जैसे जैसे साइंस ने अपने आप को डेवलप किया, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ती गई है, तो डेथ रेट विद द टाइम क्या हो गया बेटा जी, डिक्रीज हो गया। बट लोगों ने बर्थ कंट्रोल के मेथड्स का प्रॉपरली यूज नहीं किया, तो हमने इस बर्थ रेट पे कोई कंट्रोल नहीं किया। तो क्या हो गया बेटा जी, हमारा ग्रोथ रेट बहुत ही हाई होता है एंड ए लिमिटेड टाइम पीरियड में बेटा जी, और एक बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा साइज बढ़ गया हमारे ह्यूमन की पॉपुलेशन का। जैसे अगर मैं इंडिया का डाटा दूं तो 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारी पूरी पॉपुलेशन थी बेटा जी यहाँ पे 350 मिलियन एंड 2000 में बेटा जी यही बढ़ के हो गए बेटा जी 1 बिलियन। ये बढ़ के कितनी होगी बेटा जी, 1 बिलियन। पूरे वर्ल्ड की बेटा जी अगर बात करोगे
ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं बेटा। वर्ल्ड की बात करोगे तो करीबन 1900 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी बेटा जी आपके यहाँ पे करीबन 1 बिलियन, और मात्र 100 साल में ये बढ़ के कितनी हो गई बेटा जी यहाँ पे 6 बिलियन। मतलब विद इन 100 ईयर्स में बेटा जी कितना बदलाव आया, 5 मिलियन साइज बढ़ गए। तो मैं कहूँगा रैपिड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है आप कहोगे, वो है बर्थ रेट, क्योंकि डेथ रेट जैसे जैसे साइज बढ़ती गई डेथ रेट बेटा जी कम होता गया। बट हमने यहाँ पे बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में कोई बात ही नहीं की, हमने बच्चों की रोकथाम की बातें नहीं हुई यहाँ पे। और जब बर्थ रेट पे बेटा कंट्रोल नहीं हुआ तो देयर इज रैपिड इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट, तो आपने कहा इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारा साइज बढ़ गया पॉपुलेशन। अब इसको समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल। तो पहला एक वर्ड आता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी, एनी डिवाइस दैट प्रिवेंट अनवांटेड फर्टिलाइजेशन, या मैं कहूंगा दैट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी बात, सिंपल शब्दों में बात। ऐसी वर्ड आता है कॉन्ट्रासेप्शन, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। आप नहीं चाहते कि बच्चा हो और प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो हम उसे जब अवॉइड करेंगे तो अवॉइड करने वाला प्रोसेस कहलाता है बेटा कॉन्ट्रासेप्शन। और ऐसी डिवाइस जिसका हम यूज करेंगे टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी, या मैं कहूँगा फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम किसी भी अगर डिवाइस का यूज करते हैं तो वो यूज करना, वो डिवाइस क्या कहलाती है यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहलाती है। तो कोई पूछे आपसे व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, छोटे छोटे वर्ड्स को जानो बेटा जी, आपके एनसीईआरटी बुक में है ये वर्ड। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, अब ये क्या है, डिफरेंट मेथड दैट प्रिवेंट अनवांटेड फर्टिलाइजेशन। कोई भी ऐसे मेथड जो प्रिवेंट करेगा बेटा जी यहाँ पे अनवांटेड फर्टिलाइजेशन के, अनवांटेड प्रेगनेंसी को, मेथड्स क्या कहलाएंगे बेटा जी यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। और इनमें मैं बेटा जी आपके साथ में 3 बातें करता हूँ। पहली बात बेटा जी नेचुरल, अब आप क्वेश्चन नेचुरल, मैं कहूंगा यस, नो यूज ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। हम किसी भी आर्टिफिशियल मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल मेथड की बात करेंगे बेटा जी, कि मैं किसी डिवाइस का यूज ना करूं, मैं किसी भी ऐसी तरीके का यूज ना करूं। यहाँ पे नेचुरली हम कैसे एक प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, वो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो आता है वो आता है बेटा जी पीरियडिक अब्सेंस। बड़ा एक गंभीर सा टॉपिक है, समझना बेटा जी। आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा था बेटा जी, आपने कहा था अभी कि सर ये जो डे है ये है पहला फेज, जहां पे आप कहते हो सर ये वाला है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, जिस फेज में ब्लीडिंग होती है और अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर आ जाता है। मतलब इस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फीमेल के अंदर तो बेटा जी फीमेल गैमेट ही नहीं है, तो स्पर्म किससे फर्टिलाइज करेगा। अगला फेज जो आया था बेटा जिसका नाम था यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज या फोलिकुलर फेज, जहां पे सर फीमेल की ओवरी में ओवम बनना तैयार होता है और सर 14th डे पे ओवुलेशन होता है। और जो फीमेल का ओवम है बेटा जी वो आ जाता है फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में, फैलोपियन ट्यूब में एट द 4th डे पे। तो एक बात सोच के देखो, ओवम की बेटा जी लाइफ जो होती है वो होती है मैक्स टू मैक्स बात करते हैं 2 से 3 डेज।
बेटा कितनी होती है? 2 से 3 डेज की। और स्पर्म की लाइफ होती है बेटा भाई सेम मान लेते हैं 2 से 3 डेज। तो सोचो एक बार कहानी को समझ कर देखो, अगर यहां पे मैं साइकिल में समझू तो बेटा जी यहां पे 10th डे हमने अनप्रोटेक्टेड बेटा जी, अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें अनप्रोटेक्टेड बेटा जी, अगर यहाँ पे इंटरकोर्स हुआ हो ऑन द 10th डे तो स्पर्म की एंट्री हुई होगी, बट ये स्पर्म जिंदा रहेगा 2 से 3 दिन तक, तो मतलब वो 13th डे तक तो मर चुका होगा, और 14th डे पे जब ओम आएगा तो स्पर्म ऑलरेडी वहां पे मर चुका है बेटा जी। अब यहाँ पे ये जो ओम है इसकी लाइफ है 2 से 3 दिन तक, तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा जी 17th डे की। तब तक ये ओम भी जो 14th डे पे रिलीज हुआ तो उसकी क्या हो चुकी है बेटा जी, यहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो मैं एक लाइन बोलूं बेटा जी, मैं अगर यहाँ पे ब्रेक की बात कर रहा हूं, हम अगर ये 7 डेज का ब्रेक ले लें, मतलब अगर कोई भी कपल है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, बट अगर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बेटा जी 10th टू 17th डे में अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड कर देता है, तो आप सोचिएगा 10th डे पे जो स्पर्म की एंट्री हुई थी उसकी लाइफ कितनी है, 2 से 3 दिन, उसकी डेथ हो जाएगी। 17th डे पे तक बेटा जी 14th डे पे जो ओम निकला था उसकी भी लाइफ बेटा जी खत्म हो जाती, 2 से 3 दिन में, तो मैं कहूंगा बेटा जी उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो इन 7 डेज अगर बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रिवेंट किया जाता है तो बेटा सोचो जब 17th डे पे ओम की डेथ ही हो चुकी है, तो उसके बाद अगर स्पर्म की एंट्री होगी तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? आपका आंसर होगा नहीं होगा। तो मैं कहूंगा ये 7 डेज जो है बेटा जी ये सबसे ज्यादा बेटा जी रिस्क के डेज है, सबसे ज्यादा क्रूशियल डेज जो है, जो सबसे रिस्की डेज है, जहां पे चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम है वो इन 7 दिनों में। और हम इन 7 दिनों में बेटा जी यहाँ पे अब्सेंस कर दें, मतलब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड कर दें, तो चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो मैंने बोला सिंपल सा, इट इज अ मेथड इन विच देयर इज अ अब्सेंस of sexual intercourse or the unprotected intercourse during the 10th to the 17th day of the menstruation cycle। लिख लेना, इस बात को समझ लेना, 10th to the 17th day of the menstrual cycle में we avoid the unprotected sex to minimize the chance of the pregnancy। इन दिनों में अगर इंटरकोर्स रुक जाएगा तो काम ऐसा हो जाएगा, यही वो रिस्की पीरियड है बेटा। इस मेथड का नाम है बेटा जी पीरियोडिक अब्सेंस। ओके, सेकंड आता है बेटा जी रिदम मेथड, या मैं कहूंगा सिंपल सा बेटा, सॉरी वो था रिदम कोइटस इंट्रैक्ट। व्हाट है बेटा यहाँ पे कोइटस इंट्रैक्ट, ये क्या है? Before the ejaculation of the sperm within the female body, male eject its penis outside the female body। मतलब अगर हम फीमेल की बॉडी में ejaculation ही ना होने दें सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, बिफोर द ejaculation of the sperm हम पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाए, तो मैं कहूँगा जब स्पर्म की इंसर्ट ही नहीं हुआ फीमेल की बॉडी में, तो भी चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन क्या होगा बेटा जो वहां पे मिनिमाइज होगा। तो हमने सिंपल सा वर्ड बोला, इन दिस मेथड penis is withdrawn from the female vagina before the ejaculation to minimize the chance of the fertilization। Yes, it is one of the method। तीसरा आता है बेटा जी lactational anuria। जब एक फीमेल की बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल अपने मैक्सिमम पे होता है, हम एक लाइन बोलते हैं पीक लेवल। पीक लेवल ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिट GnRH and prevent menstrual cycle or female gamete
डेवलपमेंट। अब सोचो, जब तक एक मदर अपने बच्चे को फीड कर रही है और उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन अपने पीक लेवल पे है, तो उसकी बॉडी में बेटा जो GnRH इनहिबिट रहेगा। अगर बेटा यहाँ पे ये हार्मोन इनहिबिट रहेगा तो उसकी बॉडी में ओम ही नहीं बनेगा। ओम ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा? इसका मतलब इस दौरान जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो देयर चांस ऑफ द प्रेगनेंसी क्या है? मिनिमाइज है। बट दिस मेथड इज वर्क अप टू 6 मंथ। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ काम करता है बेटा जी 6 महीने के लिए। मतलब जैसे 6 महीने के बच्चे की बर्थ हो जाती है उसके बाद बेटा जी यहाँ पे धीरे धीरे बेटा जी लेवल आपका इसका यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं इसका पीक लेवल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इसका इनहिबिशन बंद हो जाएगा, तो वापस से साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इट वर्क अप टू ओनली द 6 मंथ आफ्टर द पास्चराइजेशन। बेबी बर्थ के ओनली 6 महीने के बाद बेटा जी काम करता है। 6 महीने तक ये काम करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता। ये तीनों मेथड में बेटा जी हमने किसी भी बाहर से डिवाइस का यूज नहीं किया टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो मैंने क्या क्या मेथड बोले बेटा जी? पीरियडिक एब्सेंस, कि अगर 10 से 17 डेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स को बेटा जी प्रिवेंट कर दिया जाए तो बेटा जी उस दौरान क्या होगा? यहाँ पे आपका चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन बेटा जी मिनिमाइज हो जाए। कॉइटस इंटरप्ट बिफोर द इजैकुलेशन, पेनिस को अगर विड्रॉ कर लिया जाए तो भी बेटा जी चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। एंड द लास्ट लैक्टेशन हर्निया ड्यूरिंग द लैक्टेशन, मतलब बच्चे को जब फीड करवाती है मां उस टाइम पे द पीक लेवल ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिट द GnRH दैट प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट ही नहीं बनेगा तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कैसा है? मिनिमाइज। ये था बेटा जी नेचुरल मेथड। अब आते हैं इस साइड में बेटा जी यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड, हम कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जहाँ पे हम बेटा जी किसी डिवाइस का यूज करेंगे। और डिवाइस का जब यूज करेंगे तो उसकी फिर हम बातें करेंगे, या तो फिजिकल मेथड हो सकता है या फिर IUD हो सकता है। थोड़ा सा टॉपिक लंबा होगा एंड उसके बाद हम थोड़ा सा आपको बताएंगे अबाउट द STDs के बारे में। उसके साथ ही आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें बेटा जी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड यू ऑल आर रेडी फॉर योर एग्जाम। आप अपने एग्जाम के लिए तैयार है। एक बार अच्छे से एनसीईआरटी बुक को पढ़ना, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछना मुझसे। एंड ये वीडियोस आपको सारे खत्म करने के बाद जस्ट सिर्फ एक वीडियो है, वो वीडियो का साइज छोटा होगा, उसमें हम लिमिटेड सी बातें करेंगे, बट आपको बातें समझनी है मेरे। आई मेक यू श्योर ये सब भी कर लोगे, वीडियो जस्ट देख लोगे आप तो भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने देंगे। चलिएगा, थैंक यू।